स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज जिक्र करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विदेशी दौरे होने हैं उसका असर क्या निकलेगा, इसके मायने क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्वनी सिवाच जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू नम्रता। सर, जापान की यात्रा होनी है नरेंद्र मोदी की, खबर यह भी मिल रही है कि फिर चाइना भी वो जाएंगे क्योंकि शंघाई सम्मेलन में उनको हिस्सा लेना है और उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे। तो ये जो विजिट होगी उनकी, क्योंकि जापान के बाद चाइना, चाइना के बाद अमेरिका, इस विजिट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? देखो नम्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और तीनों विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप अगर जापान को देखें, जापान के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हम क्वाड का हिस्सा हैं, 4 देश जो हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसके बाद हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हैं जापान को लेके। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर करता है जापान, और बुलेट ट्रेन जो बन रही है भारत में उसकी भी टेक्नोलॉजी और वो भी जो जापान ने उसका लोन दिया है। तो सच्चाई है, भारत और जापान के रिलेशनशिप जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली इंडो पैसिफिक में देखते हुए, और डिफेंस टू डिफेंस भी जो टाइज के अंदर बढ़ोतरी हुई है वो काबिल तारीफ है। और यही नहीं कि भारत और जापान की जो थॉट प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जापान को अब थ्रेट लग रही है आने वाले टाइम में, उसको लगता है चीन से बहुत बड़ी थ्रेट है, नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है, और ऐसे में वो न्यूक्लियर हथियारों की भी बात करता है कि क्या वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। तो मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की ये जो जापान की विजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है 4 तरीके से। एक तो इकोनॉमिक रीजन से, डिफेंस से, और एक टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एक आपके क्वाड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इसके मेंबर हैं, और स्पेशली जो दादागिरी है चाइना की इंडो पैसिफिक में उसको किस तरीके से कलेक्टिवली हैंडल किया जा रहा है। क्योंकि दोनों देश मानते हैं कि एक प्रकार से जो क्वाड का 3 मूल अंत है कि फ्री एंड ओपन एंड इंडो पैसिफिक, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है बातचीत कि अगर जो दादागिरी है चीन की वो फैले नहीं, हर देश इकट्ठे रहें, और क्वाड में दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं नम्रता। नहीं, लेकिन सर देखिए ना, जापान से जब भारत की मुलाकात होगी, यानी दोनों दिग्गजों की मुलाकात होगी, दोनों देश आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि 4 तरीके से हमें फायदा होगा, लेकिन यहां पर देखना होगा सिर्फ चीन की दादागिरी नहीं सर, जो अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, बार बार टैरिफ कर रहा है। कभी 25% लगा दिया तो पेनल्टी भी लगा रहा है, तो फिर 27 अगस्त से और कह दिया कि 25% लगेगा। ये अमेरिका के लिए भी तो एक झटका होगा, क्योंकि हम अपने बिजनेस ऑप्शंस खोल रहे हैं। खबर यह भी है कि जापान इन्वेस्ट भी करेगा भारत में। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है नम्रता, इसमें कोई शक नहीं। हम 2 देश हैं, आपस में ट्रेड और बिजनेस करेंगे, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे ऊपर अभी 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने एक रेसिप्रोकल जो टैरिफ 25% लगाया, और फिर उन्होंने एक प्रकार से जो पेनल्टी लगाई है हमें अनदर 25% टैरिफ। वो उनके जो कहना है अमेरिका का कि क्योंकि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं और उस ऑयल से डिस्काउंटेड रेट पे है, फिर हम उसको रिफाइन करके बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इससे जो रूस की जो इकोनॉमी है उसको फायदा हो रहा है और उसको लड़ाई करने में मदद मिली। मगर भारत ने 4 चीजें बताई। देखो, भारत सबसे ज्यादा एक प्रकार से ऑयल खरीदने वाला देश नहीं है, हम $52 बिलियन, जबकि चाइना है वो $62 बिलियन का था, टर्की है वो $28 बिलियन का था। इसके साथ साथ जो यूरोप है वो करीब 22% अभी भी LNG वहां से खरीद रहा है, पेट्रोल वहां से खरीदा, कोल खरीद रहा है। अमेरिका खुद वहां पर ट्रेड करता है रूस के साथ, वो यूरेनियम, हेक्सोफ्लोराइड, केमिकल, फर्टिलाइजर। तो भारत की तरफ उंगली उठाना मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। और भारत जो कर रहा है वो यही नहीं कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है, मगर ये भी सच्चाई है कि भारत को अमेरिका ही नहीं बोल रहा था,
कि भाई जो एनर्जी के रेट्स जो हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए वर्ल्ड मार्केट में भारत जो है ऑयल खरीदे रूस से। तो ये सच्चाई है, भारत कहीं ना कहीं अब अमेरिका को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका का ऐसा ही बर्ताव है तो फिर भारत जो है अपने रिश्ते बढ़ाएगा, और स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जो कि फार ईस्ट में है, बाकी देश हैं, उनके साथ करेगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नम्रता, जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हम यहाँ से फिर वो एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप सर मैं है। उस पे आऊंगी, सर मैं उस पे आऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल और ये रह गया कि देखिए, अगर भारत और जापान एक साथ मिलते हैं तो जापान तो मैसेज देगा चाइना को, भारत मैसेज देगा अमेरिका को कि भाई हमारे भी दरवाजे खुले हैं, हम भी कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन भारत और चाइना पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों तो दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहे हैं ना। जापान से ज्यादा मुलाकात, ज्यादा व्यापार क्या चाइना से हमारे रिश्तों को बिगाड़ेगा? मुझे लगता नहीं नम्रता उस पर होने वाला है कोई फर्क, क्योंकि भारत और जापान के रिलेशन कोई अब के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और हम क्वाड के मेंबर हैं। और मुझे नहीं लगता कि चीन के ऊपर इसका कोई खास इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि भारत और जो जापान है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और क्वाड का हिस्सा है। तो मुझे लगता नहीं चीन के ऊपर कोई खास इसका इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, जो शंघाई समिट में जाना है नरेंद्र मोदी को और मुलाकात करनी है शी जिनपिंग से। हाँ बिल्कुल, देखो ये एससीओ मीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है इसके अंदर भारत भी मेंबर है, चीन भी मेंबर है। अभी जो तिनजान में हो रही है चीन के अंदर ये एससीओ, उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर पाकिस्तान भी है, और फिर ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि 5 और 6 हैं। तो ये सच्चाई है कि इसका महत्व क्यों इंक्रीज हो जाता है। देखो एससीओ और जो ब्रिक्स है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है ये एंटी वेस्ट है, क्योंकि ब्रिक्स की आपको पता है कि इकोनॉमी करीब करीब 55% है वर्ल्ड की, और इसी प्रकार जो एससीओ है उसको लगता है अमेरिका को कि ये इसके अंदर रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, और यूं तो पाकिस्तान भी है इसके अंदर, और सेंट्रल एशियन स्टेट है। तो वो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका की तरफ देखता है। मगर भारत क्या मैसेज भेज रहा है? देखो भारत ने साफ सुथरा मैसेज भेजा अमेरिका को कि भारत एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका का। हमारे जो रिलेशनशिप थे बहुत ही अच्छे थे 2000 के बाद 2025 तक। 25 साल में बहुत कुछ पाया भारत और अमेरिका की दोस्ती ने। हम ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए, जो कि कोमकासा, बेका, लिमियो और जियोसोएमआई, और हमारा न्यूक्लियर सिविल एनर्जी का पैक्ट भी था। और ऐसे में अमेरिका को हमारे ऊपर टैरिफ लगाना, और वो भी 50%, जबकि दूसरे देश भी ऑयल खरीद रहे हैं, तो ये भारत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें कोई शक नहीं, भारत रिटेलिएट करेगा, भारत चुप रहने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तो हम एससीओ की मीटिंग में जाके एक साफ सुथरा मैसेज भेज रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशनल लीडरशिप है उससे नुकसान अमेरिका को हो रहा है, वो भारत को रूस और चीन की तरफ थ्रस्ट कर ले। और वो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के इंटरेस्ट में है इंटरनेशनल, क्योंकि अमेरिका को जो सबसे बड़ा एडवर्सरी लगता है वो चीन है, और अगर चीन का कोई मुकाबला कर सकता है वो भारत ही है साउथ एशिया में। भारत और अमेरिका क्वाड का हिस्सा भी है, मगर जिस प्रकार से भारत के ऊपर बर्ताव किया अमेरिका ने, 50% टैरिफ की बात हो रही है 27 अगस्त से, ऐसे में भारत को पुश किया जा रहा है कि आप देखेंगे एससीओ बहुत पावरफुल होगा, ब्रिक्स होगा, आरआईसी की भी बात हो रही है, रूस, इंडिया, चाइना। तो मुझे लगता है ये भारत इसलिए ज्यादा दिखा रहा है कि हमारे ऑप्शन अकेले अमेरिका ही नहीं है, हमारे ऑप्शन और भी, हम प्रेशर में नहीं आने वाले। सबको लगता था कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन लीडरशिप है उसने यूरोपियन यूनियन को दबा के ट्रेड डील साइन करी, उसके बाद उसने यूके की, उसने जापान से कराई, ऑस्ट्रेलिया से कराई, इंडोनेशिया से कराई। भारत भी प्रेशर में आएगा, मगर भारत प्रेशर में नहीं आया। भारत कहता है कि हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जहां से भी ऑयल सस्ता मिलेगा हम लेंगे। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि जो भारत है
वो इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं, और ये मुझे लगता है एक डायनेमिक लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी दिखाती है। तो ये सच्चाई है, एक चर्निंग इफेक्ट हो रहा पूरे वर्ल्ड में। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो है ही है, मगर जिस प्रकार से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा कि अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स है, एससीओ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और भारत का थोड़ा सा झुकाव रूस और चीन की तरफ होगा। भारत और चीन के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी, ट्रेड बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं भारत और रूस के रिलेशन तो पहले ही बहुत अच्छे हैं, उनमें भी और भी आप कहेंगे कि अपवर्ड प्रोग्रेस होगी। तो अब एससीओ की मीटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया नंदिता। नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, अमेरिकियों को भी समझ में आ रही हैं। निकी हेली कह रही हैं कि अगर चाइना से मुकाबला करना है तो भारत के साथ दोस्ती वाला भाव रखना होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ही अकेले समझ में नहीं आ रहा। सर, उनको तो सिर्फ क्रेडिट लेना है कि सीज फायर का क्रेडिट दो, नहीं तो दुश्मनी जारी रखो। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, सच्चाई है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जितना अच्छा काम दोनों देशों के अच्छे रिलेशन होने पे हुआ था 25 सालों में, और एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, भारत और अमेरिका के रिलेशन बढ़ते चले गए। और उसके लिए रीजन 3 है। एक तो भारत और अमेरिका एक प्रकार नेचुरल लड़ाई है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। दूसरा बात है, हमारे जो इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक में बिल्कुल सेम है, क्योंकि उनको पता है कि चीन जो है वो एक दादागिरी कर रहा है, भारत के लिए भी चीन एक प्रकार से थ्रेट है, और इसीलिए अमेरिका के लिए भी एडवर्सरी। और तीसरा ये है कि भारत और अमेरिका एक प्रकार से जो कोलैबोरेट करना चाहते थे, न्यूक्लियर जो सिविल डील थी वो, उसके बाद हथियारों का लेन देन, और भारत एनर्जी लेने के भी तैयार था। तो मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया एक बड़ा स्ट्रेंज है, सरप्राइजिंग है। और वो बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने 6 युद्ध रुकवाए हैं, और वो क्रेडिट लेना चाहते थे। उसमें रुवांडा की बात करते हैं, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करते हैं, कंबोडिया थाईलैंड की बात करते हैं, अजरबैजान आर्मेनिया की बात करते हैं। और अगर आप अभी देखें, वो रूस यूक्रेन की लड़ाई को रुकाने की कोशिश करें, मगर उसको धक्का जब लगा कि जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रुकाने का श्रेय वो ले रहे थे, जबकि उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये लड़ाई रुकी है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओस को रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनको बहुत बड़ी मार पड़ी, तो ये लड़ाई रुके। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि उनको एक ही एम है, किसी प्रकार से नोबेल पीस प्राइज वो लें। तो मुझे लगता है वो भी है, पर उनको लार्जर इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। वो भारत और अमेरिका के रिलेशनों में कितना नुकसान कर देंगे आने वाले समय में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था चीन को लेके, वो मुझे लगता नहीं कि उनको समझ आ रहा है। उससे आने वाले टाइम में आप देखना बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे चर्निंग इफेक्ट होगा। नंदिता, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, हमने जिक्र किया जापान का, हमने जिक्र किया चाइना जाएंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन खबरें ये भी हैं कि 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी अमेरिका भी जाएंगे, वहां पर उनका यूएन में भाषण होना है। ये 15 मिनट का उनका भाषण होगा। उससे पहले 23 सितंबर को ट्रंप भाषण देंगे। अगर ये मुलाकात होती है, जो कि पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो क्या लग रहा है टैरिफ पर चर्चा होगी, और ये मुलाकात कितनी सार्थक रहने वाली है? क्योंकि इस मुलाकात से पहले हमें देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जापान और चाइना से होकर वहां पर जाएंगे, तो ट्रंप के तेवर नरम तो पड़ने लाजमी है। हाँ नमिता, मेरे को लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, और भारत और अमेरिका के अंदर रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इस बात की समझ आएगी डोनाल्ड ट्रंप को भी। और जो 26 सितंबर को जब भारत के प्रधानमंत्री यूएन जी बोलेंगे, तो वहां पर कोई ना कोई बातचीत भी होगी भारत की प्रधानमंत्री की और डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसा लगता है कि इनकी मीटिंग भी हो सकती है, और होनी भी चाहिए। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर नहीं बढ़ती तो भारत को कोई खास फर्क नहीं होने वाला। उसकी वजह है, देखो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो करीब करीब 132 बिलियन डॉलर, और भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, इसमें कोई नहीं। भारत जो है करीब 90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, और 41 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करता है। तो एक ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भारत जो है 47 बिलियन डॉलर ज्यादा एक्सपोर्ट करता है।
तो वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि आप एनर्जी लें, उसको कम करें, हमारे से ऑयल खरीदें और डिफेंस का सामान लें। हमारा डिफेंस का सामान हमने पहले पाइपलाइन पे है, हम अमेरिका से ले रहे हैं। स्ट्राइकर है, एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल हैं। उसके बाद आपके जो कुछ बात हो रही है एयरक्राफ्ट के बारे में भी, तो ऐसा है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के ये चीजें बातचीत हो रही थी, और वो हमने बोला कि डिफेंस डील जो बातचीत हो रही है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेंगे। P8I की भी बात हो रही है। तो ये इनका जो मेन बात थी इस पे हो रही है। कहां पर बात अड़ी है? बात अड़ी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि जो एग्रीकल्चर है, डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स, और हाँ, उसके ऊपर हमारा हम मार्केट खोलें अमेरिका प्रोडक्ट्स के लिए, वो नामुमकिन है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो फार्मर हैं वो छोटे हैं, मार्जिनाइज हैं। अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स आ गए तो फिर हमारे एडवर्स इंपैक्ट होगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे और डेयरी सेक्टर। वो हम नहीं मुझे लगता है गिव एंड टेक इज द सोल्यूशन। और कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत तेजों से चली हुई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आएगी कि भारत एक बहुत बड़ा उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हुए तो नुकसान भारत को तो होगा, पर अमेरिका को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। और वो जो ट्रांजिशन लीडरशिप है उससे वो बाहर निकले, भारत के साथ अच्छे रिश्ते करें, और ये जो 50% हमारे ऊपर टैरिफ है उसको नहीं लगाएं, जो एक्स्ट्रा 25% लगा रहे हैं। भारत इसका कैसे मुकाबला करेगा, ये नम्रता सबके दिमाग में आया है कि ये 25%। देखो, एक चीज समझना चाहिए, ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है इसका भुगतान करना पड़ेगा अमेरिका के सिटीजन को, भारत ने नहीं। इसका मतलब जो चीजें हैं जो भारत से जा रही अमेरिका में वो कॉस्टली हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अमेरिका में। मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी जल्दी शिफ्ट होने वाला नहीं अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लेबर बहुत कॉस्टली है बिनिस्बत भारत और चीन के। तो अभी समझना चाहिए अमेरिका को कि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो नुकसान भुगतना पड़ेगा पब्लिक है जो यूएस की। अब बात आती भारत इसको कैसे पूरा करेगा। ये जो 47 बिलियन डॉलर का इसके अंदर जो ट्रेड सरप्लस भी था जो हम 90 बिलियन डॉलर दे, इसमें से करीब के 30 से 35 बिलियन डॉलर में इंपैक्ट नहीं होगा जो फार्मास्यूटिकल है और जो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अब जो रह गया 60 से 65 बिलियन डॉलर, इसके लिए हम नई मार्केट ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सच्चाई है, रूस भी बोलता है, चीन भी बोलता है, यूरोपियन कंट्रीज बोल रही है कि हम मार्केट आपके लिए खोलेंगे। और इसके साथ साथ भारत एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। हमारी जो 140 बिलियन डॉलर 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो एक प्रकार बहुत बड़ी मार्केट है। और मुझे लगता है कंज्यूमर इकोनॉमी होने के कारण हम कुछ ऑब्जॉर्व इंडिया में भी कर पाएंगे। तो भारत इनको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं, अमेरिका के मनमानी नहीं करेगा। और मुझे लगता है आज वर्ल्ड के अंदर कोई देश जो एक अकेला तो नहीं खड़ा मगर स्ट्रॉन्ग खड़ा है वो भारत है। वो अमेरिका की दादागिरी के सामने घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा। भारत वो करेगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में। और मुझे लगता है ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नारा लगाया है कि भाई आप अपनी स्वदेशी सामान लें, सेल्फ रिलायंट मेक इन इंडिया की तरफ जाएं, जिससे भारत के अंदर इकोनॉमी बढ़ेगी। मुझे लगता है आने वाले समय में अमेरिका इस बात को समझेगा। भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है जिसमें थोड़ा सा खटास आ गया, ये दोबारा ट्रैक पे आएंगे। नम्रता, चलिए देखने वाली बात होगी कि जापान विजिट, चाइना विजिट, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, यूएन में बोलेंगे और जनरल असेंबली में क्या भाषण देंगे नरेंद्र मोदी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन सबके मायने क्या हैं ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस चर्चा पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।